भी याद रखिए कि राजा राम मोहन रॉय मदरसे में ही पढ़े थे, जिसे बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है। और ऐतिहासिक रूप से जिन सामाजिक समुदायों को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में निचले पायदानों पे रखा गया, उनके बच्चे ऐतिहासिक तौर पे इन मदरसों में शिक्षा हासिल करते आए हैं। इन्हें बिल्कुल ये ना माना जाए कि ये केवल मुसलमानों के लिए खुले थे। और ये भी याद रखिए कि मदरसों में केवल इस्लाम की शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि आपकी योगी सरकार ने तो उनका NCERT का सिलेबस उनमें लागू कर दिया है, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है। जब राज्य में चलने वाले बाकी स्कूल्स में जो स्टेट से फंडेड हैं, स्टेट बोर्ड का सिलेबस चलता है, तो मदरसों में क्यों NCERT का सिलेबस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उनके ऊपर थोपा गया है? ये नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज़। मैं हूं कुमार विजय। हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं कि हम इतिहास पर लगातार अलग अलग इतिहासकारों के साथ बातचीत करते आ रहे हैं कि हमारा अपना इतिहास बोध समृद्ध हो। ऐसे ही आज हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर विकास गुप्ता जी हैं। हम अपने चैनल पर विकास जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। विकास जी इस समय अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच के अध्यक्ष मंडल में शामिल हैं और लगातार शिक्षा को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं कि कितनी ज़रूरी है। आज हम उनसे ही समझना चाहेंगे कि उनका ये जो शिक्षा अधिकार का मामला है, ये किस समाज के लिए ज़रूरी है या पूरे देश के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो किस तौर पे उस शिक्षा में जो एक पारंपरिक शिक्षा चल रही है, क्या उससे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, या किसी और नई शिक्षा की तलाश में है। तो हम विकास जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनसे इस शिक्षा अधिकार मंच के मामले में जानना चाहेंगे क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। शुक्रिया ये बातचीत शुरू करने के लिए। अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच उस दौर में उत्पन्न हुआ 2009 में, जब इस देश में तमाम लोग एक ऐसा शिक्षा अधिकार कानून पारित करवाना चाहते थे जिसकी प्रतीक्षा इस देश को 150 सालों से रही, जिसमें गरीब से गरीब और हर जाति, धर्म, लिंग, भाषा भाषी वर्ग से जुड़ा हुआ आने वाला विद्यार्थी एक साथ पढ़ सके। शिक्षा में जो भेदभाव होता है इन तमाम आधारों पर उसे बंद किया जा सके, ये मानते हुए कि एक मजबूत विकसित राष्ट्र बनने के लिए शिक्षा सबको मुहैया कराना पहली कसौटी है, पहली आवश्यकता है। ये आंदोलन चल रहा था और दिल्ली में रामलीला मैदान में भी बड़ी बड़ी रैलीज़ हो रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में जब शिक्षा अधिकार कानून के तमाम ड्राफ्ट्स आए, मसौदे आए, तो उनमें सुधार के लिए दबाव डाला जा रहा था। पर जब ये स्पष्ट हो गया कि जो बिल पार्लियामेंट में 2009 में रखा गया उसमें तमाम कमज़ोरियां हैं, तो और उसे पारित होने से उस समय रोका जाना संभव भी नहीं था और काफ़ी लोगों को ये उचित भी नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार कम से कम देश की संसद ये मान रही थी कि शिक्षा एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो ये तय किया गया कि लड़ाई के अगले चरण में, संघर्ष के अगले दौर में ये कोशिश की जाए कि समान स्कूल व्यवस्था जो कि पड़ोसी विद्यालय के सिद्धांत पर आधारित हो, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाले, स्थापित करने वाले नए शिक्षा अधिकार कानून की मांग को तेज़ करने के लिए देश भर के बुद्धिजीवियों, पेरेंट्स, ट्रेड यूनियंस और
एक्टिविस्ट्स को इकट्ठा किया जाए, स्टूडेंट्स और टीचर्स को जोड़ा जाए, उनके संगठनों को एक बैनर के तहत लाया जाए। इस उद्देश्य से 2009 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच की स्थापना हुई और उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें कुछ मूल सिद्धांत दिए गए। सबसे मुख्य उसमें ये थे कि जो कोठारी कमीशन ने कहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड की स्थापना हो, शिक्षा का कम से कम 6% जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च हो, अब हम वो 10% कहते हैं। शिक्षा में वाणिज्यीकरण, सांप्रदायिकरण, जातिवाद, लिंग भेद, डिसेबिलिटी बायस का कोई स्थान ना हो। शिक्षा पूरी तरह से संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो और उन्हें प्रमोट करने का काम करती हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं हों और शिक्षा के ऊपर होने वाले खर्च की पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो, राज्य की हो, ताकि केजी से पीजी और रिसर्च और प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज तक सारी शिक्षा सभी विद्यार्थियों को एक बराबर तौर पे मुफ्त फ्री हासिल कराई जा सके। तो 2009 में इस तरह से इस मंच या फोरम, ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच की स्थापना हुई और उसके साथ आज 100 से भी अधिक संगठन जुड़े हैं और उनमें से तमाम संगठन अपने आप में भी फोरम्स हैं, यानी उनके साथ भी दर्जनों और कई केसेस में 100 संगठन जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क बना है जिसमें देश के तकरीबन 20 राज्यों से लोग आज जुड़ चुके हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जैसे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और काफ़ी हद तक महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये आंदोलन काफ़ी मजबूत रहा है। उत्तर भारत में, बिहार में भी ये आंदोलन काफ़ी सशक्त रहा है, कम से कम शुरू के दौर में। उत्तर प्रदेश में हमारे साथियों ने ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको खड़ा करने की काफ़ी कोशिश की है, पर अभी यहाँ शायद काम और ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है। पर उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। उत्तर भारत में जाति उन्मूलन के आंदोलन, शिक्षा, बराबरी की शिक्षा दिलाने के आंदोलन, इस तरह के तमाम जो सामाजिक आंदोलन हैं, उनकी जड़ें दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिमी भारत की तुलना में ऐतिहासिक तौर से कमज़ोर रही हैं। थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा है। जैसे दलित आंदोलन भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु और इन राज्यों में ज़्यादा सशक्त रहे, बाद में कहीं जाकर उनकी शुरुआत यहाँ हुई। तो उम्मीद ये है कि क्योंकि अब शिक्षा की बर्बादी इस राज्य में भी बहुत तेज़ी से हो रही है, तो इस आंदोलन का प्रसार यहाँ उतनी तेज़ी से ही होगा। जब 2015 में जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से वो क्रांतिकारी निर्णय दिया प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, जिसकी चर्चा देश भर में हुई, तो इस आंदोलन को तेज़ी यहाँ मिलने लगी थी, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार से किसी भी किस्म की सहायता लेने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी नौकर हो, विधायक हो, ठेकेदार हो, सांसद हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, उसे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित बेसिक प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन्हीं में पढ़ने भेजना होगा। तो वो अपने आप में एक तरह से ये स्पष्ट कर देता है कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल को ऐसा निर्णय क्यों देना पड़ा। अगर आप उसकी रीज़निंग देखें तो ये थी कि जिनके पास निर्णय लेने की ताकत है, जो रसूखदार लोग हैं, जब तक वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, तब तक इन स्कूल्स की अवहेलना इसी तरह से होती रहेगी।
उनमें अच्छे टीचर्स की भर्ती को लेके तमाम अड़ंगे लगते रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ेस होते रहेंगे, टीचर्स की संख्या कम रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहेगा, पढ़ाई नियमित रूप से होने की बजाय शिक्षकों को तमाम किस्म के दूसरे कामों में लगाया जाता रहेगा। तो उसको बंद करने के लिए बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सोचते हुए उन्होंने ये निर्णय दिया था। वो अलग बात है कि राज्य सरकार ने उसे आज तक 10 साल हो गए इस बात को, आज तक लागू नहीं किया। मुझे लगता है जी कि बिल्कुल, यही एक मुझे सवाल लगता है कि जब से इधर राइट टू एजुकेशन के कैंपेन बढ़े हैं या सरकार की तरफ से भी राइट टू एजुकेशन की बात आई, उसके बाद खासतौर पे जब हम हिंदी पट्टी में देख रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बाजार के हवाले हो गई है। और अभी तो उत्तर प्रदेश में ही लगभग जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं 26-27 हज़ार प्राइमरी पाठशालाओं को बंद करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई। खैर अभी वो होल्ड पर है, लेकिन ये जो चुनौतियां हैं कि लगातार उनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को भेजना, और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि ग्रामीण सेक्टर में आज भी कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोग इस देश में भोजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अनाज के लिए लाइन में लगे हैं। ऐसे परिवार कितना सस्टेन कर पाएंगे? आपके जो प्राइवेट एजुकेशन की स्थिति चल रही है उसमें भी अभी आपने जैसा कहा कि उसमें कोई बायस तो नहीं होना चाहिए धर्म को लेकर के, लेकिन स्थिति ये बनती जा रही है कि मुस्लिम बच्चे मदरसे में एक अलग तरह का एजुकेशन पा रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल अलग हो गए हैं, जहाँ जो बच्चे जा रहे हैं उनको क्रिश्चियनिटी पर उनके साथ बात हो रही, और दूसरी तरफ हिंदू मैथोलॉजी को लेकर के चलने वाले भी स्कूल हैं और रामायण कन्क्लेव कर रहे हैं, उस तरह के आयोजन कर रहे हैं। तो इधर जो आपके 10-12 साल बीते, 2009 के बाद बीते, इसमें कहीं कुछ परिवर्तन की स्थिति बना पा रहे हैं या सिर्फ कैंपेन केवल अभी खड़े करने की स्थिति में है? आपने कई सारे सवालों को एक साथ उठा दिया है, जी। मैं एक एक करके इस बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्योंकि आपने अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं उनका सवाल उठाया है, तो पहले मैं इसे स्पष्ट करना सबसे ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि संविधान ने ही अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी संस्कृति और अपने संप्रदाय के मूल्यों को बचाए रखने के लिए शिक्षा की अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो वो संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये सभी जो आपने संस्थाएं बताईं वो अपने धर्म की शिक्षा, केवल अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते, बल्कि धार्मिक शिक्षा केवल एक छोटा हिस्सा उनके पूरे करिकुलम का, जो डेली करिकुलम उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, और वो भी किसी भी विद्यार्थी के लिए अटेंड करना अनिवार्य नहीं होता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने जो आगे कहा है उसकी तुलना मैं इस स्थिति के साथ करना चाहूँगा। ये भी याद रखिए कि राजा राम मोहन रॉय मदरसे में ही पढ़े थे, जिसे बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है, और ऐतिहासिक रूप से जिन सामाजिक समुदायों को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में निचले पायदानों पे रखा गया, उनके बच्चे ऐतिहासिक तौर पे इन मदरसों में शिक्षा हासिल करते आए हैं। इन्हें बिल्कुल ये ना माना जाए कि ये केवल मुसलमानों के लिए खुले थे। और ये भी याद रखिए कि मदरसों में केवल इस्लाम की शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि आपकी योगी सरकार ने तो उनका NCERT का सिलेबस उनमें लागू कर दिया है, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है। जब राज्य में चलने वाले बाकी स्कूल्स में जो स्टेट से फंडेड हैं, स्टेट बोर्ड का सिलेबस चलता है, तो मदरसों में क्यों NCERT का सिलेबस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उनके ऊपर थोपा गया है? ये सोचिए कि किस तरह से उनकी जो संवैधानिक मौलिक अधिकार मिला है, संविधान द्वारा दिया गया है, उसका किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। कभी इस बात पर सोचिए। ये इस मिथक पर आधारित है, इस गलत धारणा पर आधारित है कि जो मदरसे हैं वो कठमुल्ले पैदा करते हैं। ये पहले मैं बहुत सख्त शब्दों में इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और ये भी याद रखिए कि ये जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की आपने बात की, दरअसल जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं
ये सारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े जो वाणिज्यिक घराने हैं, व्यापारिक घराने हैं, वो सब इन कॉन्वेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये एक धोखेबाजी है कि आज उन्हें एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है। ऐतिहासिक तौर पे पिछले 200 सालों में इस देश का जो अपर क्लास रही है, उसने अपने बच्चों को इन स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेजा है और दूसरे लोगों को जो कम ताकतवर समुदायों के लोग हैं, उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेजा है। तो ये जो आलोचना है वो बिना सिर पैर की है, निराधार है और संविधान विरोधी है। जो अगली बात आपने उठाई है कमर्शियलाइजेशन या बाजारीकरण की, शिक्षा के बाजारीकरण की, इस संदर्भ में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट स्कूल्स तो पहले से ही थे इस देश में। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इंग्लैंड के मॉडल पर ज़्यादा आधारित है। जर्मनी और फ्रांस के मॉडल और यूएस के मॉडल पे कम आधारित रही है। ऐतिहासिक तौर पर जर्मनी, फ्रांस और यूएसए में प्राइवेट स्कूल्स बहुत थोड़े से ही तबके के लिए अवेलेबल रहे, लेकिन इस देश में प्राइवेट स्कूल्स रहे। जब 1964-66 में कोठारी आयोग प्राइवेट स्कूल्स के बारे में सोच रहा था, तो उसने इन्हें ख़त्म करने का कोई अनुशंसा नहीं दी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। 1990 के दशक में भी इनका जो टोटल प्रतिशत है वो 3% है पूरी स्कूली व्यवस्था में। आज ये 26% तक पहुंच गया है। पर प्रश्न केवल इनकी संख्या का नहीं है, ये तो है ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न उस नीति का है जो ये कहती है कि शिक्षा में प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जाए। जब तक अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी के लोगों को इनसे फ़ायदा मिलता रहा, तब तक सरकारों ने इन संस्थाओं को चलाया। पर जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेटेड दलित्स, आदिवासीज, मुस्लिम्स और विमेन ने अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजना चालू किया और रिजर्वेशन की मांग तेज हुई, तो शिक्षा में गुणात्मक बदलाव करने के लिए इन डोमिनेंट क्लासेस ने अपने लिए शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल लिया। एक तरह की स्कूलिंग वहाँ दी जाती है और फिर गरीबों के लिए गरीब स्कूल छोड़ दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ शिक्षा की क्वालिटी ख़राब है, लेकिन वहाँ शिक्षा का जो इंतज़ाम है वो बदहाल है। और वो इसीलिए किया जा रहा है कि जो राजनीतिक चेतना इस राज्य में विकसित हुई 1980-90 के दशक में, उसे कुंद किया जा सके, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिए कि इस देश में जब शिक्षा के अधिकार के कानून बनाने की कोशिशें की गई, तो तमाम राजे रजवाड़ों ने और उद्योगपतियों और ज़मींदारों ने ये कह के ही इसका विरोध किया था कि अगर सब बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए स्कूल में भेजेंगे, तो हमारे खेत खलिहानों, हमारी फैक्ट्रियों और हमारे घरों में काम कौन करेगा। आज क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का दौर है, इसलिए ये बात वो खुल के कह नहीं पाते, बट उनकी मंशा स्पष्ट है और उसका परिणाम ये है। दो बातें कहूँगा। एक, आज भी महज 20% लोग, और मैं बहुत केयरफुली वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये पहले 15% लिखा था, आज थोड़ा लिबरली कह रहा हूँ, महज 20% बच्चे ही फुल टाइम रेगुलर स्कूलिंग अप टू 12वीं क्लास पूरी कर पाते हैं। महज 20%, और ये बहुत लिबरल फिगर है, क्योंकि इन 20% में भी अधिकांश स्कूल जाते नहीं है, सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ होता है। महज 20%। 80% आज पूरी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। एक आंकड़ा। दूसरा, पिछले 5-6 सालों में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल एनरोलमेंट में 6% की ओवरऑल गिरावट हो चुकी है। ये
प्राइवेटाइजेशन से जो बहुपरती व्यवस्था बन रही है और जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण होने से शिक्षा गरीब लोगों से दूर हो रही है, उसका परिणाम है ये सरकारी स्कूलों में सिर्फ पिछड़े वर्गों और समुदायों और संप्रदायों के बच्चों को भेजने की जो पूरी कोशिश हुई है, शिक्षा में जो एक नई किस्म की डिवाइड पैदा की जा रही है, उसके परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, तो अगर सरकार ईमानदारी से विश्लेषण करेगी तो उस 6% में शायद यहाँ का आंकड़ा और भी नीचे होना चाहिए। ये बात मैं अनुमानात्मक रूप से ही कह रहा हूँ क्योंकि इसे देखने की ज़रूरत है। तो ये शिक्षा के वाणिज्यीकरण का परिणाम है जो हमारे सामने साफ दिख रहा है। और इसे आप एक और स्तर पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार का जो बजट आता है उसमें हर साल बड़े दावे होते हैं कि हमने पिछली साल इतने हज़ार करोड़ रुपए दिए थे और अब हमने उसको बढ़ा के इतने हज़ार करोड़ कर दिया है। लेकिन दरअसल वो कोई बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि जो जीडीपी का ओवरऑल परसेंटेज ग्रोथ है उसके कंपैरेटिव सेंस में अगर आप देखें और उसे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि शिक्षा पे जो खर्च सरकार कर रही है, ओवरऑल बजट का जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है वो लगातार घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और ये चालाकी यहाँ तक पहुँची है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती तो है कि शिक्षा पे 6% खर्च किया जाए और इसे बढ़ा के 10% तक ले जाया जाए, पर उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उसके कंट्रीब्यूशन को भी शामिल कर लेती है और इस तरह से राज्य की भूमिका को गौण कर देती है। आज तो स्थिति यहाँ तक है कि देश की कई यूनिवर्सिटीज़ ये टारगेट्स तय कर रही हैं कि हमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एल्यूमिनाई नेटवर्क से हर साल 100 करोड़ रुपए डोनेशंस हासिल करनी है। आज राज्य अपनी भूमिका को यहाँ तक सीमित कर रहा है। ये अगर होता रहा तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। ये बहुत बड़ा छलावा आज हमारे सामने हो रहा है कि हम विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया का दंभ भर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम अपने ही बच्चों को निरक्षर बना रहे हैं और उन्हें जो शिक्षा दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बिल्कुल आखिरी में जो आपने बात कही उसके जवाब में ये कहूँगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि आज जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो यहाँ की स्थितियों को ध्यान में रख के नहीं लिए जा रहे हैं और यहाँ के एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ओपिनियंस पे आधारित नहीं है, बल्कि ये एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के इम्पोज किए जाने की प्रक्रिया के रूप में देखे जाने चाहिए, जिसका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आज वो पॉलिसी क्योंकि सेंट्रलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन और डिनायल ऑफ सोशल जस्टिस पर आधारित है, इसलिए आप इस राज्य में भी वैसा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस बात से आपने ये बात शुरू की थी, आप ये पैराडॉक्स देखिए कि जो सरकारी व्यवस्था और ये जो एडेड स्कूल्स के बीच में आपने जो कंपैरिजन किया था, आज सरकारी व्यवस्था का इतना कम्युनलाइजेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो एक मैटर इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक भी गया, जिसे केवल तकनीकी आधारों पर और बहुत ही डूबियस किस्म के तकनीकी आधारों पर उच्च न्यायालय ने सुनने से मना कर दिया। उस राज्य में जब सरकारी शिक्षा व्यवस्था का हिंदुत्वकरण होगा, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुत्वकरण होगा और बाकी के धर्मों के मूल्यों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तो याद रखिए जो छूट एडेड स्कूल्स में, जो आपने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की बात की या मदरसों की बात की, जो छूट वहाँ विद्यार्थियों को हासिल है कि वो प्रार्थना सभा में जाएं या ना जाएं,
वो छूट यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को हासिल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं हैं ये केवल प्रार्थना सभा तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपनी जकड़ में ले रही हैं। तो आज भी हमारे दर्शक जब प्रोफेसर विकास गुप्ता को सुन रहे हैं तो पहली बार शायद इतने गंभीर तौर पे वो समझ पाएंगे कि हमारे देश में सरकारें, राजनीतिक एजेंडे, मीडिया कुछ भी कह रहे हों, कि हमें विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हों कि हम सब सर्वोपरि हैं, लेकिन सब कुछ बड़े झूठ और ढोंग के लिबास में लिपटा हुआ है। सच्चाई आज प्रोफेसर विकास गुप्ता ने खोल दी कि हमारी पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, वो एक भयावह किस्म के दुष्चक्र में लिपट चुका है, उलझा हुआ है, या फिर नीतिगत तौर पे उसे उलझाया जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक मंशा, और चाहे उसको आज सत्ता की मंशा के तौर पे देखा जाए, लेकिन वो एक मंशा है जिससे, जैसा अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, क्या 20% बच्चे भी पूरी स्कूलिंग व्यवस्था तक नहीं, स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही गंभीर सवाल आज उन्होंने उठा दिए हैं। इसे हमें समझना होगा और ये भी समझना होगा इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी आज शिक्षा हमारे राजनीतिक एजेंडे में कहीं शामिल नहीं हो रही है, बल्कि जातियां हैं, अनाज है, ये सब कुछ है, लेकिन जिससे बड़ा बदलाव आ सकता है वो शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। चूँकि एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है तो हम पहला भाग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम प्रोफेसर साहब से अगले श्रृंखला में इतिहास और एजुकेशन पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर विकास जी।